हेलो स्टूडेंट्स। पिछली दो क्लासों के अंदर अपन ने पिछले दो चैप्टर जो थे फर्स्ट और सेकंड उनके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए। आज चलते हैं अपन चैप्टर नंबर थर्ड के ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव पे पहला क्वेश्चन है अपना, गिव एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल फॉर विच द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव। ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट बोले तो ताप गुणांक नेगेटिव होता है। बताइए। देखो मैं बता देता हूं सबसे पहले आपको, जो ताप गुणांक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो पॉजिटिव भी होता है और वो नेगेटिव भी होता है। अपने पास जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर बोले तो चालक, उनके लिए पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर आपको कोई भी चालक मिलता है, कॉपर, सिल्वर, तो उनके लिए, सबके लिए ये पॉजिटिव होता है। और फिलहाल हमें पूछा गया नेगेटिव किसके लिए होता है? ये तो सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर बोले तो अर्धचालक, जितने भी अर्धचालक होंगे उन सभी के लिए ये नेगेटिव होगा। और चैप्टर नंबर 14 के अंदर अपन ने अलग से सेमीकंडक्टर अर्धचालक पढ़े थे, अपने को पता है। इनके अंदर सिलिकॉन है अर्धचालक। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम जो है वो किसके कंजर्वेशन, संरक्षित के ऊपर और डिपेंड करता है। तो देखो, फर्स्ट जो नियम होता था इसमें तो संरक्षित रहता था क्या? चार्ज, आवेश। और जो दूसरा नियम था उसके अंदर रहती थी ऊर्जा, एनर्जी। कहाँ आया? फर्स्ट ही है क्या? चार्ज एंड एनर्जी, बिल्कुल फर्स्ट ही है। और आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है अपने पास, इन विच कंडीशन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है। मान लो मैं मार्केट से एक सेल खरीद के लाया, उस सेल के ऊपर लिखा हुआ था 3 वोल्ट। इसका मतलब वो क्या है? फिलहाल उसका ईएमएफ है। मतलब मैंने उस सेल को किसी भी जगह पे कनेक्ट नहीं किया, तो उसका जो वोल्टेज, उसके अंदर जो भी एनर्जी थी, उसको ईएमएफ बोलते हैं। और जैसे ही मैंने क्या कर दिया, उसको किसी जगह पे कनेक्ट कर दिया, किसी सेल वेल से कनेक्ट कर दिया, चलो सेल तो ले ही आए थे अपन, किसी और चीज़ मान लो, कोई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, सिंपल सी बात, तब उसकी एनर्जी जो बनेगी उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज बोल देते हैं। इसका मतलब रियल में ये दोनों हैं वोल्टेज ही। तो अगर मैं कहूँ दोनों बराबर होने चाहिए, इसका क्या मतलब है? एकदम फ्रेश सेल लेके आया था मैं, उसके लिए अगर ईएमएफ की वैल्यू देखा जाए तो मैंने एज्यूम किया वो कितनी थी? 3। अब उसी टाइम पे अगर मैं उसको कनेक्ट करता हूं, तब उसका जो वोल्टेज बनेगा वो भी 3 ही बनेगा। इसका मतलब जब ओपन सर्किट था उस टाइम पे ये दोनों बराबर हो सकते हैं। क्लोज सर्किट होते ही तो वो डिस होना स्टार्ट हो जाएगा, कभी बराबर हो ही नहीं सकते। अच्छा, क्लोज सर्किट में बराबर नहीं हो सकते का क्या मतलब है सर? देखो, एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर सेल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आएगी, इसी में डाल रखा है मैंने। तो इसका जो ओपन और क्लोज है ना, उसकी बात वहां पे अपन अलग से करेंगे। फिलहाल तो आप इतना याद रखो कि अगर ईएमएफ जो है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर करना है तो हमेशा सर्किट खुला होना चाहिए। सर्किट को बंद कर दोगे तो बराबर हो ही नहीं सकते। और क्यों नहीं होंगे, ये अभी वो क्वेश्चन आएगा तो मैं रिपीट करूंगा। ये देखो, आ ही गया, लगता ही था क्या? ये कह रहा है कि हाउ ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ईएमएफ और वोल्टेज एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। एक कंडीशन इसने दी भी है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, जब सेल क्या हो रहा हो? निरावेशित। मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। देखो, तो ये मेरे पास एक सेल है, ये सेल के साथ मैंने उसका एक कोई रेजिस्टेंस लगा रखा था। मान लो ये इंटरनल रेजिस्टेंस था सबसे पहले इसका, स्मॉल आर। अगर सेल जो था वो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, तो वो इकट्ठा करेगा। तो उस टाइम पे V की वैल्यू कितनी आएगी? E प्लस आई आर, क्योंकि तब एनर्जी अंदर आ रही है, तब करंट अंदर आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अपना सेल जो है वो डिस हो रहा था, डिस हो रहा है तो नेगेटिव के अंदर कभी भी एंटर नहीं हो सकता। गलत बोल गए मैं? हाँ बिल्कुल, ये तो बाहर निकल रहा है ना यहाँ से, ऐसा तो डिस हो रहा है। तो अगर डिस हो रहा है तब तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और अगर ये बाहर इस तरह से आता, अंदर एंटर हो जाता पॉजिटिव से, तब बैटरी अंदर आती। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? एक बार फिर से सुन लो, हो सकता है हल्का सा ये कंफ्यूजन हो रहा हो। देखो, सेल 2 टाइप से आ सकता है, एक कुछ ऐसे और एक कुछ ऐसे। अगर मैं यहां की बात करूं
और एक मैं यहाँ की बात करता हूँ। एक बार मैंने कहा करंट इसके अंदर एंटर करो, एक बार मैंने कहा करंट इससे बाहर निकाल लो। अगर सेल से करंट बाहर निकाल रहा है इसका मतलब सेल डिस हो रहा है, ये है डिस्चार्ज। और डिस हो रहा है इसका मतलब कितना आएगा, ई के अंदर से वैल्यू कम होने लग गई तो -IR आएगा। इसमें देखो जरा, सेल के पॉजिटिव को करंट दे रहा हूँ, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर बेसिकली थ्योरी में देखें तो, बट रियल में जब सेल चार्ज होता है तब ऐसा ही होता है। तो उसका मतलब करंट अंदर आता है, और करंट अंदर आया इसका मतलब कितना आएगा, E+IR। आगे चलते हैं, पहले इसका आंसर देख लो। इसने कहा सेल डिस हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर सेल डिस हो रहा है तो V = E-IR, और अगर सेल चार्ज होता तो मतलब आवेशित की कंडीशन होती तो E+IR। आई थिंक वो पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है ना। और आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे आया हुआ है 2013 में आया है, और मेरे को ऐसा याद आ रहा है 18-19 के आसपास एक बार और भी था, बट मेरे को मिला नहीं अभी। व्हाट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ वायर हाफ। अगर हम एक वायर है, उस वायर की लेंथ, लंबाई को कितना कर दें, आधा कर दें, तो x और y के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। x की वैल्यू तो अगले ने दी है 40 ओम, x उधर लिखा हुआ है। अब ओम है इसका मतलब क्या है, ये ओम है इसका मतलब ये है प्रतिरोध, रजिस्टर। और जिसका यूनिट ओम इंटू मीटर है वो क्या है, वो है रजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी वायर की लंबाई या उसका क्षेत्रफल, लेंथ या एरिया कम कर दूं या ज्यादा कर दूं तो क्या प्रतिरोध पे कोई इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कैसे पड़ता है देखो, तो ये प्रतिरोध था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं लंबाई को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। लेकिन अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो प्रतिरोध कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अब उसने कहा था कि लंबाई को कर दो, लंबाई थी ना कंफर्म, देख लेते हैं एक बार, लेंथ हाफ, बिल्कुल। उसने कहा कि जो लंबाई थी उस लंबाई को कम कर दो, कितना, आधा, तो फिर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक को कम करने पे दूसरा भी कम हो जाता है, तो उसका मतलब रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, सिंपल। लेकिन जो रजिस्टिविटी होती है उसको कोई लेना देना नहीं है लंबाई और क्षेत्रफल, लेंथ और एरिया से, इसका मतलब वो सेम रहेगी। क्वेश्चन पे देखते हैं वापस से। उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था कि अपने पास x की वैल्यू है वो 40 मीटर है, इसका मतलब प्रतिरोध है, मीटर नहीं ओम, प्रतिरोध है 40। सिंपल, अगर लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। आधा बोले तो या तो ये या तो ये। लेकिन बात आती है आगे, नेक्स्ट उसने बोला ये पावर लगी हुई है इन सबके, मिस प्रिंट है, यहां लगाता हूं मैं, -8 है सभी के। हाँ, उसने कहा कि प्रतिरोधकता पे क्या फर्क पड़ेगा, रजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रजिस्टिविटी को तो लेंथ से कोई लेना देना ही नहीं है ना, इसका मतलब जितनी थी उतनी रहेगी, पहले 48 थी तो बाद में 48 ही रहेगी, इसका मतलब इसका बी नहीं, इसका ऑप्शन सी आएगा। आगे देखो, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन वापस आ गया। उसने हमें कहा कि आपको दो डायग्राम मिले, एक जो था वो लेंथ 2 थी, एक की लेंथ 4 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेंथ जो थी उसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। अगर लेंथ को डबल कर दिया गया तो उनकी जो रजिस्टिविटी है, उनकी जो प्रतिरोधकता है, उनका रेशियो क्या होगा। अगर दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं तो उनकी रजिस्टिविटी सेम रहेगी, लंबाई, लेंथ को बढ़ाने पे प्रतिरोधकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कब आया था, में आया था। नेक्स्ट, इस बार का जो हाफ ईयरली हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन था, जो विद्युत वाहक बल होता है ईएमएफ, उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। नेक्स्ट, ये अपने को एक ग्राफ मिला,
इस ग्राफ के लिए क्या कह रहा है वो? प्रतिरोध बताइए, रेजिस्टेंस बताइए। प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होता है? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। किसी भी जगह से फाइंड आउट कर लो, मैं तो फर्स्ट से ही फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो V की वैल्यू तो कितनी है 2 और I की वैल्यू कितनी है 0.1। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा ऊपर? एक 0 और आ जाएगा, इट मीन 20। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया अपने पास ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये रहा। और अगर सूक्ष्म के बजाय वो मेरे से क्या पूछ ले? स्थूल पूछ ले तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है ना, जिसको और आगे तोड़ के अपन ने V इज इक्वल टू आई आर भी किया था। ठीक है, और आगे बढ़े। इस बार उसने क्या कहा? इसने कहा इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर वायर इज इंक्रीज्ड देन इट्स रेजिस्टेंस। वही बात वापस आ गई। R इज इक्वल टू कितना था? रो एल अपॉन ए। वो कह रहा है एरिया बढ़ा दो, बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब एक चीज को बढ़ाने पे दूसरी कम होगी, तो क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल, 2022 में ही है। और आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2022 के मॉडल पेपर में पढ़ा था, 23 में यूं की यूं एग्जाम में आ गया। क्या कह रहा है वो? अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पे प्रतिरोधकता पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब अपने पास क्या है? अपने पास है एक सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ना है। देखो मैं दोनों का बता देता हूं। जैसे ही आप ताप को बढ़ाओगे, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो अगर मेरे पास होते चालक, चालक बोले तो कंडक्टर, तो उसके लिए R बढ़ जाएगा, रो बढ़ जाएगा और सिग्मा कम हो जाएगा। तीनों का मतलब पता होना चाहिए आपको। R मतलब प्रतिरोध, रो मतलब प्रतिरोधकता और सिग्मा मतलब चालकता। रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। फिर आता है दूसरा, चालक के जस्ट बाद में सेमीकंडक्टर। क्या होता है सेमीकंडक्टर? अर्धचालक। अर्धचालकों में उल्टा होता है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो R था वो भी कम हो गया, R कम हुआ तो रो भी कम हो जाएगा, और रो अगर कम हुआ है तो फिर सिग्मा बढ़ जाएगा। सिंपल। अब आते हैं वापस अपने वाले क्वेश्चन पे। हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया कि जो टेम्परेचर था, तापमान, उसको बढ़ा दिया, और सेमीकंडक्टर है, उसके लिए रजिस्टिविटी कैसी होगी? कंडक्टर होता तो R और रो दोनों बढ़ते, सेमीकंडक्टर है तो R और रो दोनों कम होंगे, इसका मतलब ये डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट देखो, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। अभी अभी मैंने ये कहा था कि जहां रो बढ़ जाता है वहां सिग्मा कम हो जाता है, और जहां सिग्मा बढ़ जाता है वहां पे रो कम हो जाता है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और इसने भी यही कहा, इसने कहा कि रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल प्रतिरोधकता का उल्टा, प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है? चालकता, जिसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रखा है। नेक्स्ट देखो जरा, विद्युत धारा, ये वन नहीं है, विद्युत धारा और अपवहन वेग, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? इनका रिलेशन तो अपने को हमेशा याद रखना है। एक तो ये होता है NEAV, और एक और होता है, अगर I के अपॉन में A को लेके चला जाता हूं तो NEV ही बचता है, इसको J बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अगर धारा के साथ पूछे, मतलब करंट के साथ पूछे, तो ये रहा I इज इक्वल टू NEAV। और अगर वो मेरे को किसके साथ पूछे, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी के साथ पूछे, तो फिर I के अपॉन में A आ जाएगा, J बन जाएगा, और बाकी अपनी जगह पे सेम पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल सेल। आइडियल सेल का मतलब क्या है? अच्छा सेल। और अच्छा सेल होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना? 0, मतलब होगा ही नहीं खराब करने के लिए उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एज कंडक्टर फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर
इंक्रीजेस। अगर किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट था उसको बढ़ा दिया जाए तो फिर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब करंट को, धारा को बढ़ा दो, बताओ प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये कि ओम प्रोपोर्शनल आई, इसका मतलब जितना ज्यादा आप करंट को बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो फिर V इज इक्वल टू था आई आर, और R की वैल्यू होती थी V अपॉन आई। तो अगर मैं करंट को 2 गुना करूंगा तो वोल्टेज भी 2 गुना बढ़ेगा, 2 से 2 कट जाएंगे, R तो सेम ही रहेगा ना हमेशा, इसका मतलब ये रहेगा कांस्टेंट। सिंपल। ये यहां तक का अपना कंप्लीट हो चुका। अभी मैंने 3 अलग अलग चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। अगर इन ऑब्जेक्टिवों को आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो कंफर्म है इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आज के लिए काफ़ी है।